सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंट ऑफ साइबर 2025। तो आज हम लोग डे 11 का टास्क करने जा रहे हैं। एंड डे 11 का टास्क है सॉक अलर्ट ट्रायजिंग। तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी लेट कर रहा हूँ अभी मैं। आज 13 तारीख है, डे 11। थोड़ा सा काम में ज़्यादा बिजी हो गया था मैं। अगर अभी देखें तो आज हमारा जो टास्क है वो एज्योर क्लाउड पे होने वाला है। तो एज्योर क्लाउड के ऊपर हम मैंने पूरा टास्क एक बार रीड कर लिया है इस बार, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस लाने का ट्राई किया है वीडियो में, जिसके थ्रू मैं वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट कर पाऊँ और बेटर एक्सप्लेन भी कर पाऊँ चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि TVFC के ऊपर बहुत सारे अलर्ट्स आ रहे हैं स्क्रीन पे, और उनमें से कुछ अलर्ट्स फेक हैं और कुछ अलर्ट्स असली हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हम लोग उन अलर्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं, रियल अलर्ट एंड फेक अलर्ट्स के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। और इस मेथड को बोलते हैं हम लोग अलर्ट ट्रायजिंग। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो स्टेप 1 में सबसे पहले तो हमें अपना एज्योर अकाउंट सेटअप करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे जाने की लिंक। अगर मैं इस लिंक को ओपन करूँ तो हम लोग सीधा ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। लॉगिन करने के लिए हम लोग किसी भी एक टेम्प्रेरी यूज़र नेम पासवर्ड, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, अगर कोई एक काम ना करे देन दूसरे को सिलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड लेट्स ट्राई टू लॉगिन। मैं इसको जल्दी से नेक्स्ट कर लेता हूँ एंड टेम्प्रेरी पास भी हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। साइन इन, यस। एंड हम लोग लॉगिन हुआ क्या, एंड यहाँ हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं अपने एज्योर के अंदर आ चुका हूँ। तो हमारा ये स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है मैं इसे चेक कर ले रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अलर्ट ट्रायजिंग प्राइमर के ऊपर। यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली अलर्ट ट्रायजिंग होती क्या है। तो जैसे यहाँ देख सकता है कि पूरे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बहुत सारा अलर्ट 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 दिख रहा है हर जगह। अब यहाँ पे हर टाइप के अलर्ट है। क्रिटिकल अलर्ट्स भी हैं, गुड अलर्ट्स लाइक बैड अलर्ट्स भी हैं, वेरी बैड अलर्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे किस टाइप के अलर्ट्स को हम लोग ध्यान दें, किस टाइप के अलर्ट्स को ना ध्यान दें, इसको बोलते हैं अलर्ट ट्रायजिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आज के लिए जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में टूल यूज़ करने वाले हैं फॉर अलर्ट ट्रायजिंग, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल एक टूल है जिसपे जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं, जो भी हमारे लॉग्स होते हैं वो कलेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे किसी वेब सर्विस में जो भी कुछ एक्टिविटी हो रहा है वो सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल टूल के अंदर जमा हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल टूल कहाँ है? अपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड के ऊपर। जिन्होंने AWS यूज़ किया होगा वो क्लाउड वॉच जानते होंगे। तो बिल्कुल ये क्लाउड वॉच की तरह ही है। अब यहाँ पे अलर्ट ट्रायजिंग आखिर होती क्या है ये देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टाइप के अलर्ट्स होते हैं, और उन अलर्ट्स को हमेशा हर अलर्ट को ध्यान देना ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक अलर्ट आ रहा है कि किसी यूज़र ने रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर दिया, तो वो कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला अलर्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी यूज़र ने गलती से अपना पासवर्ड गलत डाल दिया हो। लेकिन अगर कोई ऐसा अलर्ट आ रहा है कि किसी यूज़र ने अपना पासवर्ड 100 टाइम्स ये गलत डाल दिया, देन वहाँ पे हो सकता है कि वो कोई ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा हो, उसके अकाउंट पे कोई बहुत सारा पासवर्ड ट्राई करके लॉगिन करने का ट्राई कर रहा हो। तो वहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अपना अलर्ट ट्रायजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके हम लोग अलग अलग की फैक्टर्स देखते हैं कि अलर्ट ट्रायजिंग कौन कौन से फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है। तो अपना पहला फैक्टर है सीवियरिटी लेवल। सीवियरिटी लेवल क्या होता है कि अलर्ट कितना सीवियर है, मतलब वो अलर्ट जो है, वो जो इवेंट है वो कितना डेंजरस है। ये बहुत ही छोटा भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशनल, कि एक छोटा सा मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है। या तो हो सकता है बहुत ही क्रिटिकल हो, लाइक कोई इंटरनल सर्वर में घुस के कोई चीज़ चुराने का ट्राई कर रहा है, डैट इज़ वेरी क्रिटिकल। या तो कोई प्रिविलेज एस्केलेशन जैसे अटैक्स कर रहा है, डैट इज़ क्रिटिकल। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई वो कितना अर्जेंट है, वो उस अलर्ट पे हमें कितना अर्जेंटली एक्शन लेने की ज़रूरत है। टाइम स्टैम्प एंड फ्रीक्वेंसी, ये क्या बताता है कि वो जो अलर्ट आया वो कब आया, यानी
वो जो इवेंट था वो कब हुआ और कितनी बार हुआ। जैसे मैंने अभी बताया कि लेट्स से कि कोई इवेंट हुआ, लेट्स से कि कल एक इवेंट होता है कि किसी यूज़र ने पासवर्ड अपना 2 बार गलत डाल दिया। तो ठीक है, 2 बार गलत डाला, हो सकता है कि गलत पासवर्ड डाल दिया हो 2 बार। लेकिन किसी ने अपना पासवर्ड 200 बार गलत डाला, तो यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत हाई है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सीवियरिटी लेवल यहाँ पे क्या होगी। कोई यूज़र अपना अकाउंट का गलत पासवर्ड डालता है, क्या उसको क्रिटिकल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हो सकता है कि वो एक बहुत ही लो लेवल अलर्ट हो, लो लेवल, बिकॉज किसी से अपना पासवर्ड गलत होना कोई बहुत ही नॉर्मल इवेंट होता है, तो उसकी सिवियरिटी लो मान सकते हैं। इट्स अ लो सिवियरिटी इवेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो लो है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 बार, मतलब उसने 2 बार गलत पासवर्ड डाला, तो यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन भले ही उसकी सिवियरिटी लो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी 200 बार है, तो हमें उस पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भले ही उसकी सिवियरिटी लो हो, पर क्योंकि इतना बार हो चुका है, इसका मतलब उस पर कोई अटैक चल रहा है, उसके ऊपर कोई ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अटैक स्टेज। अटैक स्टेज क्या होता है, ये हमें बताता है कि अगर कोई अटैकर अपने सिस्टम में घुस चुका है और हम लोग उसके अटैक को अभी रोकने जा रहे हैं, तो बेसिकली अभी अटैकर पहुंचा कहाँ पे है, वो अभी अटैक करने का ट्राई ही कर रहा है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, या फिर वो सक्सेसफुल हो चुका है, अपने सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है, या तो अपने सिस्टम में घुस चुका है, या फिर कोई डेटा को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, या फिर कर चुका है। ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिसमें अटैकर हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि अटैक अभी किस फेज में है, रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस यानी कि अटैकर अभी ट्राई ही कर रहा है अपने सिस्टम के इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, ताकि वो हम पे अटैक कर सके। परसिस्टेंस, अटैकर घुस चुका है अपने सिस्टम में और वो परसिस्टेंस स्टैब्लिश करने का ट्राई कर रहा है, ताकि उसे अगली बार आने में आसानी हो। डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, वो अपने सिस्टम में घुस के कुछ डेटा चुराने का ट्राई कर रहा है। अफेक्टेड एसेट। अब अफेक्टेड एसेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बताता है कि ठीक है, वो इवेंट आया है, तो फिर वो किस एसेट से होके आया है। फॉर एग्जांपल, क्या किसी यूज़र ने अपना पासवर्ड गलत डाला है क्या वेब पोर्टल पे, या तो क्या किसी ने डेटाबेस का पासवर्ड गलत डाल दिया है क्या, या फिर किसी ने कहीं किसी और कोई क्रिटिकल इंटरनल सिस्टम का पासवर्ड गलत डाला है क्या। यहाँ पे मैं सिर्फ पासवर्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। मैं इसको सिंपल रखने के लिए पासवर्ड्स का एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई द सिस्टम, यूज़र और रिसोर्स इन्वॉल्व एंड एसेस इट्स इंपॉर्टेंस टू ऑपरेशंस। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल तुम अपने वेबसाइट पे गलत पासवर्ड डाल दो लॉगिन करते वक्त। तो 2 बार अगर पासवर्ड डाल दो, 3 बार पासवर्ड डाल दो, कोई बात नहीं है, तुम उसको लॉगिन फिर भी कर सकते हो और इस पर कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगा। क्योंकि अगर तुम 3 बार पासवर्ड डाल दो, तुम्हारा अकाउंट हो सकता है ऑटो ब्लॉक हो जाए, कल आके फिर से लॉगिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी टीम आके उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करने वाला। लेकिन मान लो कि कोई तुम्हारे डेटाबेस के ऊपर, जिस पे वो वेबसाइट चल रही थी, वहाँ का आके कोई गलत पासवर्ड डाल रहा है, या तो कोई लॉगिन करने का भी ट्राई कर रहा है, देन वहाँ पे जो अपना क्रिटिकल लेवल है, सीवियरिटी लेवल, वो फिर भले ही मान सकते हो उसको एक पल के लिए थोड़ा सा हाई लेके चल लो, क्योंकि डेटाबेस पे गलत पासवर्ड आ रहा है, कोई अटेम्प्ट कर रहा है लॉगिन करने का, तो वो तो थोड़ा सा सीवियर होता है, क्योंकि डेटाबेस बहुत ही क्रिटिकल एसेट है, अगर उसको कुछ हुआ तो बहुत कुछ अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अपना एसेट भी इम्पोर्टेंस रखता है कि कहाँ पे वो इवेंट हो रहा है। क्या वो सिंपली वेबसाइट पे हो रहा है, या फिर वो डेटाबेस के ऊपर हो रहा है, या तो वो किसी सर्वर के ऊपर हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। तो इस पे भी अपना ये ये सिवियरिटी डिपेंड करता है कि वो इवेंट पे ध्यान देने का कितना ज़रूरत है। तो ठीक है, तो इन शॉर्ट इसको छोटा रखने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि सिवियरिटी मतलब कितना, हाउ बैड वॉज इट, मतलब वो कितना ज़्यादा सीरियस था इवेंट, टाइम, वो कब हुआ, कॉन्टेक्स्ट, अटैक किस फेज में था, अटैक अभी कहाँ तक पहुँचा था, और इम्पैक्ट, उसने क्या क्या अफेक्ट किया है अभी तक, उसने क्या क्या अपने सिस्टम पे अभी तक अफेक्ट किया है, क्या क्या चुरा दिया है, या फिर क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डाइविंग डीपर इनटू एन अलर्ट।
तभी हम लोग समझ गए कि अलर्ट ट्रायजिंग क्या होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि किस इवेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, किस अलर्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स आ रहे हैं। हम इन स्टेप्स को इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं कि किसी भी अलर्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है, हमने अलर्ट ट्रायजिंग कर लिया, हमने पता लगा लिया, ठीक है, ये सारे अलर्ट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट ये वाले जो अलर्ट है ये बहुत ही डेंजरस लग रहा है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब इसे डीपली और एक्सप्लोर कैसे करें, तो अब हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं इसके बारे में। तो पहला स्टेप है इन्वेस्टिगेट द अलर्ट इन डिटेल। हमें सबसे पहले उस अलर्ट को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। उसका मतलब क्या है, पहले तो उस अलर्ट को ओपन करो, उसके अंदर क्या क्या है, वो इवेंट कब हुआ, किसने किया, कहाँ से आया वो इवेंट, कौन से आईपी से हुआ, उसने क्या क्या कहाँ पे करने की ट्राई कर रहा था, वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं वहाँ पे, ताकि हम लोग उस इवेंट के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल सकें। चेक द रिलेटेड लॉग्स। अब क्या है, अब उससे रिलेटेड लॉग्स को हम लोग चेक करते हैं, मतलब उससे रिलेटेड इवेंट्स को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ऐसा ही कोई इवेंट क्या उसके आसपास कहीं कुछ हो रहा है क्या, क्या कोई और वैसे इवेंट को जनरेट करने की ट्राई कर रहा है क्या, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं रिलेटेड लॉग्स को चेक करते हुए। कोरिलेट मल्टीपल अलर्ट्स। अब उस अलर्ट को देखने के बाद हम लोग ट्राई करते हैं चेक करने का कि क्या इस आईपी से ये अलर्ट आ रहा था, इस आईपी से और क्या क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर आईपी से अभी कोई अपने सिस्टम पे प्रिविलेज एस्केलेशन करने का ट्राई कर रहा है, तो फिर उस आईपी से क्या कभी पहले भी कुछ हुआ है क्या, हो सकता है कि अभी हमें डिटेक्ट हुआ वो पहले मिस हो गया हो। तो क्या हम लोग पहले अगर हम लोग चेक करें उस आईपी से कौन कौन से रिक्वेस्ट आए हैं, तो हमें हो सकता है कुछ हिंट्स मिल जाए। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट अंडर टाइमलाइन। अब ऊपर के सारे स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद हमें एक टाइमलाइन बिल्ड करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना पड़ता है, जिससे क्या होता है हमें ये पता चलता है कि ठीक है, इस पर्टिकुलर यूज़र ने यहाँ से अटैक शुरू किया था, यहाँ से अटैक शुरू करते हुए यहाँ तक ये पहुँचा, यहाँ पे आके वो प्रिविलेज एस्केलेशन कर रहा था जो हमारा डिटेक्ट हुआ, और यहाँ से आगे अब ये सब करने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होता है, हमें एक स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन मिल जाता है अटैकर का कि वो किस तरह प्रोसीड कर रहा है, किस तरह वो आगे बढ़ रहा है अपने सिस्टम में अटैक करते हुए। डिसाइड ऑन द फॉलोइंग एक्शन। अब उसके बाद वो पूरा टाइमलाइन बनाने के बाद, पूरा कॉन्टेक्स्ट बनाने के बाद, अब हमें ये डिसाइड करना है कि अब उसके साथ क्या करना है। फॉर एग्जांपल क्या अब उसे आईआर टीम को फॉरवर्ड करना है, आईआर मतलब इंसिडेंट रिस्पांस टीम को फॉरवर्ड करना है क्या, ताकि वो उसे और इन्वेस्टिगेट कर सकें, या तो क्या वो बहुत ही मतलब वो सही में सीरियस नहीं था, मतलब देखने में सीरियस लगा, पर बाद में हमने नोटिस किया कॉन्टेक्स्ट बनाने के बाद, ठीक है, ये कोई अटैकर नहीं था, ये तो आई थिंक अपना ही कोई डेवलपर था जो टेस्टिंग कर रहा था सर्वर की, और उसमें ये मिला है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, टेस्टिंग में वो मिला था तो वो फिक्स हो जाएगा, तो उसको आईआर टीम को भेजने की ज़रूरत नहीं है। या फिर वो क्या इशू ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, मतलब वो कोई पास्ट इशू था, वो पहले ही इन्वेस्टिगेट किया जा चुका है, वो अब क्लोज्ड है, अगर ऐसा कोई केस है तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ हमें डिसाइड करना पड़ता है कि आईआर टीम को भेजना है, उसे और इन्वेस्टिगेट करना है, या तो उसको क्लोज कर देना है, उसको अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स एंड लेसन्स लर्नड। अब उसके बाद फाइनली जब हमने वो डिसीजन ले लिया आईआर टीम को भेजने का, या फिर उसको क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेट करने का, देन एट लास्ट हमें जो भी कुछ मिला उसको इन्वेस्टिगेट करके हमें जो भी कुछ देखने को मिला उस अटैक के थ्रू, जो भी कुछ अटैकर से हमें सीखने को मिला कि अटैकर ने किस तरह से उसे प्रोसीड किया था, किस तरह से वो अपने सिस्टम में घुसा, किस तरह से उसने डेटा पे चीज़ें मतलब ट्राई की, अटैम्प्ट की उसको चुराने की। तो वो सारे के सारे हम जो भी हमारे फाइंडिंग्स थे वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं और उसको ट्राई करते हैं समझने का, ताकि अगली बार से ऐसा कुछ हो सके तो हम लोग उस पर बेटर एक्शन ले पाएँ, और ट्राई करें कि अगली बार वो ना हो, उसको अवॉइड भी कर सकें। तो यही था अपना यहाँ पे डाइविंग डीपर इनटू एन अलर्ट। तो हम लोग एक अलर्ट के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम लोग उसके बारे में और ज़्यादा डीप नॉलेज ले सकें। इसको भी मैं चेक कर दे रहा हूँ अभी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट रिव्यू। बिफोर प्रोसीडिंग विद अलर्ट ट्रायजिंग, लेट्स फर्स्ट रिव्यू द लैब इन्वायरमेंट।
तो अब हम लोग लैब इन्वायरमेंट को देख लेते हैं कि हमारा लैब इन्वायरमेंट किस तरह का है। तो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल पर सबसे पहले हम लोग को जाना होगा। तो एज्योर पोर्टल के ऊपर हमें सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। यहाँ ऊपर सर्च बार दिख रहा होगा तुम लोग को। मैं काम करता हूँ, अपना डार्क रीडर ऑफ कर देता हूँ ताकि ये नॉर्मल दिखे। ओके, आई थिंक ये पहले से डार्क मोड पे है। चलो ऐसे ही प्रोसीड करते हैं हम लोग। मैं यहाँ सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल का इंस्टेंस है। मैं इस इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करूँगा, हमें यहाँ पे जनरल के अंदर एक ओवरव्यू आ रहा है। तो अब हम लोग वापस आते हैं एंड नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। हमें कहाँ जाना है? लॉग्स के ऊपर। तो मैं लॉग्स के ऊपर आ जाता हूँ। जब लॉग्स के ऊपर आएंगे एंड ओके, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसको भी क्लोज कर देते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे आई थिंक हमारे लॉग्स आ जाने चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारे लॉग्स यहाँ पे लोड हो जाते हैं। यहाँ पे आई थिंक लिखा भी था कि हमें कुछ वक्त तक रुकना पड़ सकता है जिसमें हमारे लॉग्स लोड होते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देख पाया, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर आ नहीं रहा है। मैं काम करूँगा, इस पार्ट को स्किप कर दूँगा जब तक ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लॉग्स लोड हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें आई थिंक सिस लॉग CL को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आई थिंक हमारे बहुत सारे लॉग्स यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि हमारी सिस लॉग ये है ना। तो यहाँ पे हमें कस्टम लॉग्स के अंदर सिस लॉग CL में जाना है। तो मैं कस्टम लॉग सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो कस्टम लॉग टेबल्स, टेबल्स के अंदर कस्टम लॉग के अंदर यहाँ पे सिस लॉग CL है। इस सिस लॉग CL को हमें रन करना है। तो मैं इसे रन कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं इसको। टाइम रेंज लास्ट 24 आवर्स, इसको हम लोग मैं ऑल टाइम पे कर देता हूँ। इसको ऑल टाइम पे कर सकते हैं क्या? मैं इसको चेक कर लेता हूँ। सिसलॉग CL, इस पे जो इवेंट्स आ रहे हैं ओके 10-9 दिसंबर ऐसे ओके। आई थिंक रिजल्ट्स लोड हो रहे हैं क्या अभी भी? लास्ट 7 डेज, ठीक है, मैंने लास्ट 7 डेज चूज़ किया है तो मुझे यहाँ पे लॉग्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे इतने सारे इवेंट्स हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे सबकी एक सिवियरिटी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक इवेंट है, ये कितना है सिवियरिटी? वार्निंग, ये एक वार्निंग है। क्रिटिकल, क्रिटिकल यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फो, इन्फो यानी एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। डीबग, डीबग, ये डीबग बहुत ही लो लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ कंसोल लॉक करते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें यहाँ पे एज अ डीबग हमें दिखाती हैं। सिमिलरली हमारे पास और भी हैं डीबग, नोटिस, फिर उसका अलर्ट, इन्फो, वार्निंग, क्रिटिकल। उसी तरह से हमारा बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अब हमें इनको इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, तो अब हमें किधर जाना है? वी हैव टू गो टू थ्रेट मैनेजमेंट इंसिडेंट्स। थ्रेट मैनेजमेंट इंसिडेंट्स में अगर हम लोग जाते हैं देन आई थिंक हमें यहाँ पे
ओके, यहाँ पे देखो, जब भी तुम्हें ऐसा कोई पेज देखने को मिले ना कि दिस पेज हैज बीन मूव टू द डिफेंडर पोर्टल फॉर द ऑप्टिमल यूनिफाइड सेकऑप्स एक्सपीरियंस, तो सिर्फ रिफ्रेश कर देना पेज को, ये इसको रिजॉल्व कर देता है। मैं इसको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। तो देखो इंसिडेंट पेज पे अभी हम हैं एंड यहाँ पे हमें एक स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है कि कौन कौन से कितने इवेंट्स यहाँ पे अपने हैं। जैसे कि हाई पे कितने हैं, 194 इवेंट्स। अगर मैं इसकी टाइम रेंज को थोड़ा और बढ़ा सका, इसका टाइम रेंज है क्या, स्टेटस टू सिलेक्टेड न्यू एक्टिवली, ओके मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ उसको भी, इंसिडेंट ऑल, ओनर ऑल, लास्ट 24 आवर्स, ठीक है इसको मैं कर देता हूँ लास्ट 7 डेज, व्हाट अबाउट लास्ट 30 डेज, ओके ठीक है मैं लास्ट 30 डेज कर लिया। 7 डेज पे कोई अंतर है क्या, नहीं, ठीक है। तो लास्ट 7 डेज के अंदर भी अपना पूरा इन्फॉर्मेशन आ जा रहा है, तो लास्ट 7 डेज पे ही रखते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपनी हाई 623 सीवियरिटी की यहाँ पे रिक्वेस्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, एंड मीडियम के 412 इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं, अब मैं वापस जाता हूँ अपने यहाँ पे, ये अपने क्या बोलते हैं टास्क के ऊपर। तो टास्क में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एज हम लोग को टेस्ट दिखाया गया है कि यहाँ पे हमारे पास एक हाई सिवियरिटी रिक्वेस्ट है विच इज़ लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन कर्नल इंजेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, हाँ, लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन कर्नल मॉड्यूल इंसर्शन। तो यहाँ पे एक कर्नल मॉड्यूल को इंसर्ट करने का ट्राई किया गया है फॉर प्रिविलेज एस्केलेशन, ताकि वो अपने प्रिविलेज को बढ़ा सके। कोई अटैकर अपने सिस्टम में घुस चुका है और अपने सिस्टम में कर्नल इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहा है ताकि वो अपने नॉर्मल यूज़र से ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म कर सके, वो रूट यूज़र तक जा सके। तो ये बहुत ही हाई सिवियरिटी अलर्ट है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना है। किसी भी इवेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स देखे हुए हैं, तो हमें पता है किसी भी इवेंट को डिटेल में कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, इसने इस इवेंट को सिलेक्ट किया। हमने अपना इवेंट सिलेक्ट कर लिया ट्राइजिंग के थ्रू, हमने देखा कि सिवियरिटी हाई है तो ठीक है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ये कर्नल इंजेक्शन का नहीं है, मेरा दूसरा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो मुझे पोलकिट एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट दिया हुआ है। तुम लोग को भी सेम आएगा यहाँ पे, बिकॉज ये जो है ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, ये सिर्फ हमें बताने के लिए है। एंड यहाँ पे अपने ओरिजिनल है, तो मैं इस जैसे कि इस पोलकिट वाले को अगर सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे कितने इवेंट्स हुए हैं, ऐसे 20 इवेंट्स हुए हैं। कितने कितने अलर्ट्स हैं, एक अलर्ट है। और यहाँ पे कब हुआ है ये हुआ है अपना 3:04 पे 13 दिसंबर को। लास्ट अपडेटेड टाइम हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स भी देख सकते हैं, किस चीज़ का अटैक है, प्रिविलेज एस्केलेशन का अटैक है। और ये कौन सा टेक्निक को यूज़ कर रहा है, एलिवेशन कंट्रोल मैकेनिज्म T1548। तो यहाँ पे हमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और इससे यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज़ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी एंटिटीज़, कौन कौन सा अपना जो एसेट था वो अफेक्ट हुआ है। तो हमारे पास वो भी है, जो कि हम अपना DB01 अपना डेटाबेस, स्टोरेज 01, बिल्ड 04, वर्क स्टेशन 09, जंप 01, CI रनर 01, वर्क स्टेशन 10, ऑच 01, और ऐसे ही दो और हमारे इंस्टेंसेस हैं जिन पे फर्क पड़ा है। तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं इसके बाद। तो अब हमें इसके बारे में और डिटेल्स देखना है। तो ये तो हमारी एक समरी थी किसी भी इवेंट के बारे में। अगर हमें इसके बारे में और भी डेटा देखना है तो व्यू फुल डिटेल्स हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर मैं बैक जाऊँ, लेट्स गो बैक एंड व्यू फुल डिटेल्स, यहाँ पे नीचे व्यू फुल डिटेल्स अपना ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो हमें ये पूरा एक ये डैशबोर्ड मिलता है जिसमें हम लोग और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन कर्नल मॉड्यूल इंसर्शन, इसका यहाँ पे देख सकते हैं, और भी सिमिलर इंसिडेंट्स। तो यहाँ पे सिमिलर इंसिडेंट्स दिख रहे हैं, तो हम लोग सिमिलर इंसिडेंट्स पे देखने का ट्राई करते हैं कि ऐसे कितने सिमिलर इंसिडेंट्स हुए हैं इसी की तरह, और कितने ऐसे इवेंट्स हैं हमारे पास। तो सिमिलर इवेंट्स को अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे है कि हमारे पास ओके दिख तो रहा है, बट मुझे इसे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैं इसको ट्राई करता हूँ थोड़ा सा छोटा करने का। हाँ, तो अब हमें थोड़ा सा बेटर व्यू मिल रहा है इसका। मुझे नहीं पता इस तरह से क्यों आ रहा है, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा रखने का ट्राई करता हूँ, लाइक तुम लोग को देखने में दिक्कत होगा लेकिन फिर हाँ ठीक है, यहाँ पे इतना सही है अपना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, वो यहाँ पे लॉग्ड हैं। जितने भी सिमिलर इंसिडेंट्स हैं हम लोग यहाँ पे उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग रिलेटेड अलर्ट्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो इस अलर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये हम लोग ट्राई करते हैं समझने का कि अटैकर ने किस तरह से अपने सिस्टम पे प्रोसीड किया होगा। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे जितने भी ये सब पोल किट वाले दिए हुए हैं, बट हमें क्या करना है, सारे इवेंट्स को भी स्टडी करना है जो इससे रिलेटेड है। तो मैं इस पर थोड़ा सा पीछे जाने का ट्राई करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं सूडो शैडो एक्सेस भी हमारे पास एक इवेंट है। ये किस चीज़ की इवेंट है हमारी? सूडो शैडो एक्सेस, ओके, लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन। इसके बारे में और कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या? डिटेक्ट्स सूडो कमांड्स एंड रीड और मॉडिफाई एचसी शैडो और सेट SUID बिट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये यूज़र अपना प्रिविलेज एस्केलेट करने के लिए इस मेथड को भी ट्राई कर रहा है जिसके थ्रू वो एचसी शैडो को मॉडिफाई कर सके। एचसी शैडो के अंदर अपना सारा यूज़र एंड क्रेडेंशियल्स हमारा स्टोर रहता है सिस्टम का। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो SUID डिस्कवरी हो रहा है, एंड देन ये अपना कोई पोलकिट कर्नल एग्जीक्यूशन हो रहा है अपना। तो अगर ओके मैंने इसे क्लोज कर दिया, लेट्स गो बैक देयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल यहाँ पे थे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो पोलकिट एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट हो रहा है यहाँ पे, और इसका भी हम लोग डिस्क्रिप्शन एक बार देख ले रहे हैं कि एग्जैक्टली ये किस तरह का अटैक है। डिटेक्ट साइंस ऑफ पोटेंशियल पोलकिट प्रिविलेज एस्केलेशन एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोलकिट प्रिविलेज एस्केलेशन एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट को यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है, जिसके बारे में मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इसको ऐसा हम लोग सिवियरिटी हाई लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसको और एनालाइज करने का ट्राई करेंगे। चलो हम लोग फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर देते हैं। मेरे पास ऐसे एजोट मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है तो मैं इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा। ऐसे हम लोग टास्क के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। आगे हम लोग AWS वगैरह क्लाउड के साथ भी काम करेंगे, जिसमें मैं हो सकता है और थोड़ा डिटेल में उसको कवर कर सकूँ। हाउ मैनी एंटिटीज आर अफेक्टेड बाय द लिनक्स प्रिविलेज पोलकिट एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट अलर्ट। तो कितने एंटिटीज़ हमारे इस लिनक्स प्रिविलेज पोलकिट एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट से अफेक्ट हुए थे? तो आई थिंक हमें ये पता है, हम लोग सीधा यहाँ पे जा सकते हैं इंसिडेंट के ऊपर, एंड ओके हमारा फिर से पेज आ चुका है, तो मैं रिफ्रेश कर दूंगा। एंड हम लोग पोलकिट एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, एंड हमारे अफेक्टेड एंटिटीज़ आर 10। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एंटिटीज़ कितनी अफेक्ट हुई हैं, 10। सो मैं यहाँ एंटर करता हूँ 10।
एंटर, चेक, करेक्ट है। व्हाट इज द सिवियरिटी ऑफ लिनक्स प्रिविलेज सूडो शैडो एक्सेस अलर्ट? तो सूडो शैडो एक्सेस अलर्ट की हमें सिवियरिटी कितनी है? सूडो शैडो एक्सेस अलर्ट की सिवियरिटी है हाई, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ टू हाई, चेक। हाउ मेनी अकाउंट्स वर एडेड टू द sudoers ग्रुप यूजिंग लिनक्स प्रिविलेज sudo एडेड टू sudo ग्रुप, यूजर एडेड टू sudo ग्रुप, ठीक है। तो कितने अकाउंट्स sudoers ग्रुप में ऐड किए गए थे यूजिंग दिस अलर्ट? तो मैं इस अलर्ट के लिए इसको फिल्टर करने का ट्राई करता हूँ। मैं इस अलर्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आएंगे एंड इसको सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से सर्च नहीं हो पा रहा, तो ये सर्च किस पे बेस्ड है? आईडी, टाइटल, टैक्स, ओनर और प्रोडक्ट। अभी एक लास्ट 24 आवर पे, तो मैं इसे लास्ट 7 डेज पे दोबारा से सेट कर देता हूँ। मे बी हमारी सारी इवेंट्स इस पर लोड नहीं हो रही होंगी, तो मैं इसे दोबारा से सर्च करता हूँ, एंटर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इवेंट आ चुका है। तो इस इवेंट को हमें अब एनालाइज करना है कि इसके थ्रू कितने अकाउंट्स को sudoers ग्रुप में ऐड किया गया। तो इसे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। मैं इस पर जाऊँगा। इसके 1.2 के इवेंट्स हुए हैं और 67 अलर्ट्स आ चुके हैं इसके अभी तक। एंटिटीज़ कितने अफेक्ट हुए हैं? 15। एंड इसमें से कितने sudoers ग्रुप में हमें इसने ऐड किए हैं, हमें वो जानना होगा। वेयर वी कैन सी इट, तो sudoers ग्रुप के अंदर इसने किस किस को ऐड किया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 4 अकाउंट है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओवरव्यू था, मैं यहाँ पे एंटिटी पे गया, तो एंटिटी के अंदर अपने ये सारे, तो ये एसेट्स हैं, ये सारे अपने मशीन्स हैं जिस पे अफेक्ट हुआ था। लेकिन ये 4 अकाउंट्स है जो 4 अकाउंट्स अफेक्ट हुए थे। आई थिंक यही 4 अकाउंट है जो अपने sudoers ग्रुप में ऐड किए गए हैं। तो मैं इन चारों को कंसिडर कर रहा हूँ अभी के लिए, तो डैट शुड बी 4। तो मैं यहाँ पे 4 एंटर करता हूँ एंड चेक, ओके करेक्ट है। ओके, टास्क 3 का हमने किया नहीं था चेक, तो इसे चेक कर देते हैं। ओके, टास्क 5, इन डेप्थ लॉग एनालिसिस विद सेंटिनल। तो अब हम लोग और इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं अभी, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो इवेंट्स है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं वापस से जाता हूँ इंसिडेंट्स के ऊपर, एंड यहाँ पे जो हमारा इवेंट्स है इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग। तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे हमें किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट को एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग इवेंट्स को देखें, इसके ऊपर इस टाइप का इवेंट्स हमें देखने को मिलना चाहिए। लॉग्स, ओके, लॉग्स हमें कहीं दिख रहा है कि इस तरह से, यहाँ पे तो नहीं है। इसको मैं हटाता हूँ एंड हम लोग यहाँ पे देखने का ट्राई करते हैं। टूलकिट एक्सप्लोर अटेम्प्ट, ओके, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है लॉग्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 20 इवेंट्स हुए हैं वो 20 इवेंट्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मैं इसको अगर एक्सपैंड करूँ तो हमें हर इवेंट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये कब बना, कौन से होस्ट पे रन हुआ, तो ये वर्क स्टेशन 10 पे हुआ, मैसेज क्या है, यहाँ पे हमें मैसेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग सिंपल फिल्टर्स कर रहे थे। यानी कि अगर अभी तक हमें किसी लॉग को फिल्टर वगैरह करना पड़ रहा था तो उसके लिए हम लोग सीधा सर्च कर रहे थे, जो नॉर्मल अपना सर्च बॉक्स वगैरह था। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आई थिंक हमारे पास सर्च करने का ऑप्शन है भी नहीं।
यहाँ पे हमारे सर्च बार दी भी नहीं हुई है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी एक लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड KQL। तो KQL एक सर्च लैंग्वेज होती है अपनी माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल की, जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे जो सिंपल मोड दिख रहा है इस कॉर्नर पे, इस सिंपल मोड को हमें चेंज करना होगा टू KQL मोड। तो मैं KQL मोड पे इसको सेट कर देता हूँ। एंड अब हम लोग यहाँ पे उस लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे एक सर्च रिजल्ट लिख सकते हैं और उस सर्च रिजल्ट्स को यहाँ पे देन रन कर सकते हैं, ताकि हमें वो पर्टिकुलर ही इवेंट्स देखने को मिले। हमें ये जंक वगैरह देखने को ना मिले, हमें वही चीज़ देखने को मिले जो हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक KQL क्वेरी दी हुई है जिसमें यहाँ पे लिखा है जिसका डेट टाइम ये हो, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे हो, syslog CL के अंदर देखना है हमें, जहाँ पे होस्ट कौन हो, app2, जहाँ भी अपना app2 अफेक्ट हुआ है उसको सिलेक्ट करो और इन सारे चीज़ों को हमें दिखाओ, टाइम स्टैम्प, होस्ट और मैसेज, इन सब को हमें दिखाओ। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँ यहाँ पे KQL में, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि कौन सी KQL की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, आई थिंक यहीं पे होगा। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड इसको हम लोग रन करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि app2 में जहाँ जहाँ अफेक्ट हुआ था वो सारे के सारे इवेंट्स हमारे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर इसको हम लोग ठीक से देखें तो हमें यहाँ पे जो इवेंट्स दिख रहे हैं वो एक ऑर्डर में है। तो सबसे पुराना इवेंट कौन सा है हमारा यहाँ पे, ओल्डेस्ट इवेंट इज़ दिस वन, और न्यूएस्ट इवेंट हमारा सबसे ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, PWD यूज़र रूट कमांड कॉपी शैडो टू ओके बैकअप। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक कमांड रन हुआ है जिस पे हम लोग के शैडो फाइल को एक्सेस किया गया है। शैडो फाइल में जैसे मैंने बताया सारे यूज़र के अपने जो यूज़र नेम एंड उसका पासवर्ड हैश होता है वो सेव्ड होता है। तो रूट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जितने भी etc शैडो थे उस फाइल का एज अ बैकअप बना लिया, टेम्प फोल्डर के अंदर, TMP फोल्डर के अंदर उसका एक बैकअप बना लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ आगे, ऑथेंटिकेशन फेलियर लॉग नेम ऑप्स आर होस्ट यूज़र इज इक्वल टू रूट। तो ठीक है, यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन फेलियर हुआ। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र एलिस एडेड टू ग्रुप सूडो बाई UID इज इक्वल टू 0। UID इज इक्वल टू 0 मीन्स रूट। तो रूट ने एलिस को सूडो ग्रुप में ऐड कर लिया, यानी कि सूडोवर्स ग्रुप में ऐड कर लिया। और उस वहाँ पे कमांड क्या यूज़ किया, यूज़र मॉड -AG सूडो एलिस। तो यहाँ हमें कमांड्स भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना यहाँ पे क्रॉन जॉब्स है। तो ठीक है, क्रॉन जॉब्स आर फाइन। क्रॉन जॉब्स में हमें कुछ देखने को नहीं मिला स्पेसिफिक, ये भी ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं है। पासवर्ड फॉर बैकअप यूज़र चेंज्ड बाय रूट। तो ठीक है, यहाँ पे रूट ने क्या किया है, बैकअप यूज़र एक यूज़र का नेम है तो इसका पासवर्ड चेंज किया गया है यूजिंग द कमांड passwd। तो passwd कमांड के थ्रू यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज किया है बैकअप यूज़र का रूट ने। नेक्स्ट अगर हम लोग ऊपर आए तो रूट ने यहाँ पे क्या किया है, बैकअप हेल्पर chmod बैकअप हेल्पर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सस्पिशियस ऐसा दिख नहीं रहा है। ऑथेंटिकेशन फेलियर लॉग नेम जेरी टेम्प HM। ठीक है, क्रॉन एलिस कमांड एको कॉपी शैडो टेम्प शैडो एंड राइट इट टू etc क्रॉन टैब। तो ठीक है, यहाँ पे क्रॉन जॉब सेटअप हो रहा है और एक क्रॉन जॉब किसके थ्रू सेटअप हो रहा है, एलिस के थ्रू। एलिस ने एक क्रॉन जॉब यहाँ पे सेट किया है जो क्या कर रहा है, एको कर रहा है
/bin/cp/etc/temp/shadow.bak और इसको सेव कर रहा है टू etc cron टैब। इसका मतलब है कि क्रॉन को एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेंड किया जा रहा है। क्रॉन बेसिकली एक टूल होता है जो कुछ इंटरवल्स पे किसी भी कमांड को अपने आप रन करते रहता है। तो क्रॉन टैब फाइल के अंदर एक कमांड डाला जा रहा है कि एज एलिस यानी कि यूज़र को एलिस लो और उसके थ्रू एक कमांड रन करो कि शैडो फाइल जो है etc शैडो फाइल उसको temp/shadow.bak में कॉपी कर दो। तो एक क्रॉन के थ्रू करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड एक्सेप्टेड पासवर्ड फॉर रूट। और उसके बाद उसके तुरंत बाद क्या होता है, उसके थोड़े कुछ 8 मिनट बाद रूट लॉगिन होता है। कहाँ से? 10.1.1.5 से। यहाँ से SSH के थ्रू रूट में लॉगिन होता है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हमारा एक और ऑथेंटिकेशन फेलियर आ रहा है। उसके बाद बैकअप यूज़र को भी सूडो ग्रुप में यहाँ पे ऐड किया गया है रूट के थ्रू। एंड यहाँ पे उसके बाद सेशन ओपन फॉर यूज़र रूट बाय एलिस। एंड यहाँ पे एक सुपर यूज़र सेशन रूट के एलिस के थ्रू रूट के लिए ओपन किया गया है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह के इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखने को तो पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा था, लाइक रूट यहाँ बहुत सारी सस्पिशियस चीज़ें कर रहा है, यानी रूट अपना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है हम लोग को कि क्या क्या इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिस ने क्या किया, यहाँ पे कॉपी किया, शैडो को बैकअप लिया, एलिस सूडो ग्रुप में ऐड हुआ रूट के थ्रू। फिर उसके बाद बैकअप यूज़र का पासवर्ड चेंज हुआ। ये कर्नल इंसर्शन, ये आई थिंक ये हमारे पे नहीं था, अगर मैं चेक करूँ दोबारा तो क्या हमारे में है क्या? ओके, हाँ हमारे में दिया हुआ है कर्नल इंजेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशन क्या है, इंसर्ट मॉड्यूल नेम इज इक्वल टू maliciousmod.ko बाई UID इज इक्वल टू 0 विच इज़ रूट। तो यहाँ पे रूट ने एक कर्नल मॉड्यूल इंसर्ट कर रहा है यहाँ पे, ताकि वो बाद में उस पर आराम से लॉगिन कर सके, बाद में उस पर परसिस्टेंस लगा सके आराम से वो। अब जो चीज़ें यहाँ पे समझ नहीं आ रही वो समझने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज इनमें से आधी चीज़ें मैंने भी कभी नहीं देखी है। तो ये बस है कि समझने का कि ठीक है, यहाँ पे हमारा लॉग्स हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये चीज़ें हमारी सस्पिशियस हैं। Based on surrounding events, including the execution of CP commands to create the shadow file, addition to the user account as list of the studio tools, notification of the backup user by root account। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि अपने लॉग्स में यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें देखने को मिली, तो उससे हमें पता चल रहा है कि अटैकर यहाँ पे कुछ तो करने की कोशिश कर रहा था और उसमें सक्सेसफुल भी हुआ है। तो अब हमें एक क्वेश्चन आंसर करने हैं। What is the name of the kernel module installed in web server 01? तो वेब सर्वर 01 के अंदर कौन सा कर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल किया गया था? तो अभी हम लोग कौन से होस्ट को देख रहे हैं? अभी हम लोग app02 को देख रहे हैं। तो app02 के अंदर तो हमें पता है कौन सा मॉड्यूल इंसर्ट किया गया है, maliciousmod.ko। बट हमें किसके अंदर देखना है? वेब सर्वर 01 के अंदर। तो ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कहाँ पेस्ट करेंगे? अपने KQL में। होस्ट एस को मैं सेट कर दूंगा app02 के बजाय इस पे पॉइंट करने को, और इसको अब रन कर देते हैं। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो जो भी हमारे वेब सर्वर 01 पे जो भी कुछ इवेंट्स हुए हैं हमें वो दिखेंगे सिर्फ। तो अगर अब मैं यहाँ पे चेक करूँ तो हमारे कर्नल यहाँ पे दिख रहा है कि कर्नल के साथ यहाँ कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कर्नल नेम यहाँ पे क्या है, netmon.ko। तो netmon.ko मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ये फिट नहीं कर रहा, फिर भी चेक करते हैं। इट्स रॉन्ग। इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये क्यों रॉन्ग आ रहा है।
क्या यहाँ पे कर्नल को लेके कुछ और मैसेज है हमारे पास? नहीं। क्या हमने नाम सही यूज़ किया है क्या होस्ट का? वेब SRV01, वेब SRV01 सही है। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? वेब SRV01। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो ऐप 2 पे जो नाम था हम लोग उसको ट्राई करते हैं। ऐप 02, इसी को ट्राई करके देखते हैं, क्या पता यही हो। ऐसे होना तो नहीं चाहिए, जो होस्ट हमें बोला है उसी के हिसाब से होना चाहिए इस चीज़ को, बट जो लेंथ इस पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से यही आंसर है। सो इट्स पेस्ट इट, चेक। ओके, यही आंसर है। तो इसने बोला कि कर्नल मॉड्यूल जो वेब SRV01 में इंस्टॉल किया गया है, बट ये तो अपने ऐप 02 का कर्नल मॉड्यूल था। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेब SRV01 कहीं मैंशनड भी नहीं है। What is the unusual command executed within web SRV01 by the ops user? ठीक है, तो वेब SRV01 के अंदर कुछ अनयूजुअल कमांड क्या था जो कुछ इस तरह का था जो रन हुआ था अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है कि अगर वो यहीं पे हो तो हो सकता है अपना दूसरा भी कमांड यहीं पे आए कुछ। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ इस पर्टिकुलर कमांड को फॉलो कर रहा है तो। ओके, ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे वो कमांड है। तो अब हम लोग वापस से वेब SRV01 पे चलते हैं। वेब SRV01 रन, एंड देखते हैं यहाँ पे क्या ऐसा कोई अनयूजुअल कमांड रन हुआ है क्या, तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, तो ठीक है, यहाँ आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे एक्चुअली दो मॉड्यूल इंसर्ट हुए थे एक्चुअली वेब SRV01 में। यहाँ सबसे नीचे एक मॉड्यूल नेम है malicious.mod.ko। तो वो दोनों, तो ये पर्टिकुलर कर्नल दोनों में इंस्टॉल हुए थे। ऐप 02 में भी इंस्टॉल हुआ था और इसमें भी इंस्टॉल हुआ था। लेकिन उसके बाद यहाँ ऊपर एक और कर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ जिसका नाम है netmon.ko। तो अपने दो यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट हुए थे। डेट्स यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ हम लोग को। ओके, तब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा अनयूजुअल कमांड रन हुआ है। तो क्रॉन डिप्लॉय एको बिन एको सेटअप टू HCLD एसओ प्रीलोड टू क्रॉन टैब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है, फिर भी हम लोग और सब देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हुई है यहाँ पे। ऑप्स, ठीक है, यहाँ फिर से वो शैडो फाइल को यहाँ पे बैकअप किया जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे अपना अनयूजुअल कमांड यही है, एको सेटअप। आई थिंक यही है ना। डैश, मुझे एक बार ठीक से इसको देखना होगा। पिन CP etc shadow। टाइम रेंज अपना 11 से 12 है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। रन,
ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि अपने वेब एस आर पी 01 यहाँ पे कमांड रन किया है विच इज़ स्लैश बिन बैश डैश आई डेव टीसीपी। यहाँ पे एक आईपी मेंशन है और पोर्ट मेंशन है, यानी यहाँ पे एक रिवर्स सेल एक्सेस करने का ट्राई किया गया है। ये जो कमांड है इसके थ्रू यहाँ पे एक रिवर्स सेल एक्सेस हो रहा है जिससे सर्वर का एक्सेस अटैकर को मिल जाए। तो ये अपना एक मलिशियस कमांड है, तो ये कमांड ही अपना आंसर होना चाहिए। लेट्स ट्राई इट, चेक। ठीक है, ये सही था। What is the source IP address of the first successful SSH login to storage 1? तो सोर्स आईपी एड्रेस फॉर द फर्स्ट सक्सेसफुल लॉगिन टू स्टोरेज 01। स्टोरेज 01 के अब हमें लॉग्स देखने हैं, तो मैं इसको स्टोरेज 01 पे सेट कर देता हूँ। अपने KQL पे जाएंगे एंड इसको डालते हैं स्टोरेज 01, रन। ठीक है, हमारे यहाँ पे लॉग्स आ गए हैं। अब हमें फर्स्ट सक्सेसफुल लॉगिन को देखना है। तो फर्स्ट सक्सेसफुल लॉगिन के लिए हमें सबसे नीचे से शुरू करना होगा क्योंकि सबसे ओल्ड रिक्वेस्ट अपने नीचे है। तो देखते हैं कहाँ पे अपना सक्सेसफुल लॉगिन हुआ है। सेशन ओपन फॉर रूट यूज़र बाय टॉम। यहाँ पे तो अपना एक सेशन ओपन हुआ है, इसको मैं एक्सपैंड करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कुछ ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। ऑथेंटिकेशन फेलियर, unregistered authentication agent for Unix, this possible toolkit exploit attempt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टूलकिट अनरजिस्टर्ड और ऑथेंटिकेशन एजेंट। ओके, पासवर्ड एक्सेप्टेड फॉर रूट, यहाँ पे इस आईपी के थ्रू। तो यहाँ पे अपना सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हुआ है थ्रू दिस आईपी। तो मैं इस आईपी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, चेक, करेक्ट है। व्हाट इज द एक्सटर्नल सोर्स आईपी दैट सक्सेसफुली लॉग्ड इन एज रूट टू ऐप 1? ठीक है, अब ऐप 1 के लॉग्स को हमें चेक करना है। एक्सटर्नल सोर्स आईपी डैट सक्सेसफुली लॉग्ड इन एज रूट, तो आई थिंक वो पासवर्ड एक्सेप्टेड वाला लॉग हमें फिर से देखना है। तो देखते हैं पासवर्ड एक्सेप्टेड कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे 2 पासवर्ड एक्सेप्टेड हुए हैं फॉर रूट। हमें कौन सा देखना है? एक्सटर्नल सोर्स आईपी। तो ठीक है, हमें एक्सटर्नल सोर्स आईपी देखना है। तो इनमें से कौन सा एक्सटर्नल है? तो यहाँ पे अपने 2 टाइप के 203 एंड 10। आई थिंक ये 10 वाला एक्सटर्नल है अपना, बिकॉज इन जनरल केस अपने जब 10 वाले होते हैं वो एज एक्सटर्नल आईपी कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर मैं इसे ट्राई करूँ, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा। तो आई थिंक हमारा ये 203 वाला ही आंसर है। लेट्स ट्राई दिस 2031। ठीक है, ये करेक्ट है। Aside from the backup user, what is the name of the user added to the sudoers group inside app1? तो ठीक है, बैकअप यूज़र के अलावा app1 के अंदर किस यूज़र को सूडो ग्रुप में ऐड किया गया है? तो हम लोग ऑलरेडी app1 में हैं, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे यूज़र मॉड यूज़र डिप्लॉय एडेड टू। तो ठीक है, डिप्लॉय यूज़र को सूडो ग्रुप में ऐड किया गया है एंड बैकअप यूज़र को सूडो ग्रुप में ऐड किया गया है। तो बैकअप यूज़र के अलावा तो यहाँ पे डिप्लॉय है ये आंसर। तो डिप्लॉय, चेक, ओके। इसी के साथ अपना रूम कंप्लीट हो गया है। तो ठीक है, आज का ये ठीक है, मैं हो सकता है प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ बिकॉज एज यूर मैं ज़्यादा ऐसे यूज़ किया नहीं हूँ एंड मैंने पूरा ट्राई किया अपनी तरफ से जितना इसको अच्छे से कवर कर सकूँ मैं। तो अगर कोई इशू वगैरह है तो अगर मेरे क्लब में हो तो ये क्लब से हो तो फिर तुम क्या बोलते हैं, कमेंट मत करना, व्हाट्सएप कर सकते हो ग्रुप में। अगर बाहर से हो तो कमेंट कर देना।
तब तक के लिए कीप हैकिंग कीप लर्निंग।